जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल जीके बाई कोकल सर पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं जो राजस्थान के क्वेश्चनों की जो सीरीज लेके आया हूँ सभी एग्जामों के लिए, अभी आपका BSTC का एग्जाम आने वाला है तो उसकी नैया पार कराने के लिए जो सीरीज लेके चल रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपने पहला जो है वीडियो देखा होगा और अच्छा प्यार मिला था आपका। पहले वीडियो के अंदर मैंने अच्छा कंटेंट तैयार किया था, उसी तरीके का कंटेंट मैं आज वापस लेके आया हूँ। ठीक है, तो मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन आप कोशिश भी नहीं करो ये तो गलत बात है। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं अपनी क्विज। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे या थी। अब आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान का जो, देखो मैं आपको बताऊं, राजस्थान के अंदर विधानमंडल होता है, विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। आपसे क्या पूछा गया है, विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नरोत्तम लाल जोशी। यदि आपसे पूछे कि वर्तमान के अंदर अभी जो विधानसभा है उस विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, तो आप कहोगे कि उसका अध्यक्ष कौन है सर, CP जोशी है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि वर्तमान जो विधानसभा उसका, सॉरी वर्तमान नहीं, जो पहली विधानसभा थी उसका जो उपाध्यक्ष कौन था, तो उस जो अपना विधानसभा का उपाध्यक्ष था, उपाध्यक्ष, ठीक है, पहली विधानसभा का वो कौन था, अपना लाल सिंह शेखावत था। अगर यदि मैं कमला बेनीवाल की बात करूं तो कमला बेनीवाल जो है ये पहली महिला मंत्री बनी थी, पहली महिला मंत्री बनी थी। और अशोक गहलोत जी का जो पहला कार्यकाल था उसके अंदर इसको क्या बनाया गया था, उप मंत्री बनाया गया था। ठीक है, याद रह जाएगी बात। अब बात करूं मैं यशोदा देवी की, तो यशोदा देवी क्या थी, ये अपनी पहली महिला विधायक थी, पहली महिला क्या थी, ये विधायक थी। ठीक है, ये अपनी क्या है, पहली महिला विधायक कौन थी, यशोदा देवी। तो इनके अलावा भी मैं आपको और सी चीजें एक्स्ट्रा जो है बताता हूं। ठीक है, अब बात करूं मैं कि पहले जो मुख्य सचिव है, पहली मुख्य सचिव महिला की बात कर रहा हूं, पहली मुख्य सचिव है वो कौन बनी थी, कुशल सिंह बनी थी। ठीक है, महिला है ये कुशल सिंह। ठीक है, और वर्तमान अगर आप मुख्य सचिव की बात करो कि वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, मुख्य सचिव, तो वो कौन है, उषा शर्मा है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उषा शर्मा जो है ये अभी वर्तमान में मुख्य सचिव है राजस्थान सरकार की, तो ये कौन सी महिला है, तो ये दूसरी महिला है। पहली कौन थी, कुशल सिंह, ये भी महिला का नाम है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि लोकसभा, क्या पूछा जाए कि लोकसभा के अंदर पहली सांसद कौन थी, तो आप उसका आंसर दोगे कि गायत्री देवी थी, गायत्री देवी। ठीक है, ये लोकसभा के अंदर क्या थी, पहली अपनी सांसद थी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना। अब पहला जो आपको, तो मैंने आपको बता ही दिया कि राज्यपाल की बात करूं मैं, राज्यपाल की, राज्यपाल महिला कौन सी थी पहली, तो राजस्थान के अंदर कौन सी थी भाई, प्रतिभा पाटिल, ये राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल थी। आपसे कोई पूछे कि राजस्थान के अंदर पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, मुख्यमंत्री, तो कौन थी पहली महिला मुख्यमंत्री, वसुंधरा राज्य, ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन राज्यपाल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। और यदि आपसे कोई पूछे कि भारत की पहली गवर्नर या भारत की पहली जो राज्यपाल है वो कौन बनी थी, तो उसका आप मुझे कमेंट करके बताना कौन बनी थी। ठीक है, यूपी की बनी थी, कौन बनी थी मुझे बता देना आप। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या पूछा है कि राज्य मंत्री परिषद का सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो देखो भाई, मैं आपको ये चीजें बताता हूँ, थोड़ा सा डिटेल के अंदर मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मान लिया जाए कि ये अपनी जो है विधान मंडल है, ये अपना कौन सा मंडल है, विधान मंडल। ये राजस्थान के अंदर क्या करता है, जैसे कोई भी राज्य के अंदर क्या बनाता है, कानून बनाता है। ठीक है, अब कानून बनाता है तो क्या करता है, कानून कौन बनाता है, राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, दो सदन होते हैं, एक तो कौन सा हो गया, विधानसभा, एक कौन सा हो गया, विधान परिषद। इसके बारे में डिटेल में समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये विधानसभा और ये विधान परिषद है, इनमें से ही जो मुख्यमंत्री जो है वो कौन सा बनता है। जैसे अपन बात करें कि विधानसभा, और विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, CM कहते हैं,
अरे क्या कहते हैं भाई, सीएम कहते हैं। और सीएम है जो अपनी किसका गठन करता है, मंत्री परिषद का गठन करता है। किसकी सिफारिश मतलब सहायता से, अपना राज्यपाल की सहायता से करता है। आपसे देखो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि विधानमंडल के अंदर कितने अंग होते हैं, तो कितने अंग होते हैं, 3, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यदि आपसे पूछा जाए कि विधान मंडल के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, अपना विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन सभी राज्यों के अंदर विधान परिषद नहीं है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद होती है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, विधानसभा के प्रति। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मंत्री परिषद होती है ये व्यक्तिगत रूप से, कौन से रूप से, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये मंत्री परिषद का जो ये उत्तरदायित्व है, ये सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, ये कौन से संविधान के कौन से संविधान से ग्रहण किया गया था, तो ये जो उत्तरदायित्व है सामूहिक उत्तरदायित्व, ये कौन से संविधान से ग्रहण किया गया था, ब्रिटेन वाले संविधान से ग्रहण किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं, देखो इन चारों हत्याकांड के बारे में मैं आपको बता दूं, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं मानगढ़ हत्याकांड की। ये बात कब हुई थी, 17 नवंबर 1913 की बात है। कब की बात है, 17 नवंबर 1913 की बात है। 17 नवंबर 1913 को हुआ क्या था, मानगढ़ पहाड़ी अपनी पड़ती है बांसवाड़ा के अंदर। मानगढ़ पहाड़ी कहां पड़ती है, बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है। और ये बांसवाड़ा जो है यहाँ पे पड़ती है, बांसवाड़ा के अंदर इसमें संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। संप सभा का क्या हो रहा था, अधिवेशन। अब मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी कि जो ये संप सभा है, इस संप सभा की स्थापना किसने की थी, तो गोविंद गिरी ने। कब की थी, 1883 की बात है। अरे कब की बात है, 1883 की। तो अब हुआ क्या था, यहाँ पे पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई इस मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर, और यहाँ पे लगभग कितने बील मारे गए थे, 1500 बील। अरे कितने बील मारे गए, 1500 बील यहाँ पे मारे गए, ठीक है। अब ये 1500 बील यहाँ पे मारे गए, तो ये तो बात कब की है, 1913 की। लेकिन अपने 1919 के अंदर एक हत्याकांड हुआ था जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उसके बाद में इस मानगढ़ हत्याकांड को किसकी संज्ञा दी गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई थी। जलियांवाला बाग की संज्ञा दी गई हत्याकांड की, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। दूसरा देखो आप, कौन सा कांड है, निमोचना हत्याकांड। तो मैंने इसका एक सोर्स भी बनाया था, निमोचना हत्याकांड वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो निमोचना जो है ये जगह का नाम है, और ये कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है। पहली बात तो ये अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है, अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। जब निमोचना हत्याकांड हुआ था तब अलवर का राजा कौन था, जयसिंह था अलवर का राजा। हुआ क्या था, यहाँ पे जयसिंह ने एक ऑर्डर जारी किया था कि कोई भी आदमी जो इकट्ठे नहीं हो सकते, तो किसान बापड़े चुपचाप इकट्ठे होकर अपनी सभा कर रहे थे। तो वहां पे इस रियासत की तरफ से एक आदमी गया था जिसका नाम था छाजू सिंह। क्या नाम था, छाजू सिंह। और इस छाजू सिंह ने 14 मई, अरे कब की बात है भाई, 14 मई 1925 को यहाँ पे इकट्ठे हो रहे किसानों पर क्या कर दी, फायरिंग कर दी। इसमें कितने आदमी मारे जाते हैं, 156 किसान क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। जब 156 किसान शहीद होते हैं तो ये सूचना पूछती है अपने गांधी जी के पास, और गांधी जी ने उनका एक समाचार पत्र चलता था, उसका नाम था यंग इंडिया। अरे कौन सा इंडिया था भाई, यंग इंडिया। और यंग इंडिया में इसको क्या कहा था, इसमें को ये कहा था कि ये दोहरी डायरशाही है। ऐसे लगता है दोहरी डायरशाही, ऐसे लगता है कि डायर वापस आ गया है, ठीक है। तो ये बात कब की है, 14 मई 1925 की। आपसे ये पूछे कि 14 मई 1925 की जो घटना है राजस्थान के कौन से अखबार में प्रकाशित हुई थी, तो आप बताना कि सर इसके मतलब 14 मई को, ठीक है। तो 31 मई को, अरे कब की बात है, 31 मई 1925 को एक अखबार था तरुण राजस्थान। अरे अखबार का क्या नाम था, तरुण राजस्थान के अंदर ये सचित्र प्रकाशित की गई थी ये घटना। और मैं आपको बताऊं, दिल्ली का एक अखबार था जिसका नाम था रियासती अखबार, और उसने भी इस कांड को, कौन से कांड को, निमोचना हत्याकांड को क्या कहा था कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। रियासती अखबार कहाँ का है, दिल्ली का। तो मैं लिख देता हूं इधर रियासती अखबार, और ये रियासती अखबार कहाँ का है,
दिल्ली का, और इसको भी इसने क्या कहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। अब आगे देखो, डाबी हत्याकांड, एक है गोविंदपुरा हत्याकांड। तो ये जो डाबी हत्याकांड है ये अपना जो है बूंदी से संबंधित है। कौन से, कहां से संबंधित है, तो मैं इधर लिख देता हूं कहां से संबंधित है, बूंदी से। क्या हुआ था, तो 2 अप्रैल, कब की बात है, 2 अप्रैल 1923 की बात है। यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था इकराम हुसैन। क्या नाम था, इकराम हुसैन। और इसने जो किसानों पर गोलियां चला दी, तो यहाँ पे 2 आदमी शहीद हो गए थे। एक का नाम था देवीलाल गुज्जर, देवीलाल गुज्जर, और एक का नाम था नानकजी भील, नानकजी भील। ठीक है, ये 2 आदमी कौन से हत्याकांड में हो गए थे, डाबी हत्याकांड। किस किसान आंदोलन से संबंधित है, बूंदी किसान आंदोलन से। कब हुआ था, 2 अप्रैल 1923 को। अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, इकराम हुसैन। तो ये दोनों आदमी क्या हो गए थे, इनकी दोनों की मृत्यु हो गई थी। नानकजी भील की याद में अपने जो माणिक्यलाल वर्मा है, माणिक्यलाल वर्मा, जिसको आप मेवाड़ का गांधी कहते हो, माणिक्यलाल वर्मा, इसने एक गीत लिखा था जिसका नाम था अर्जी गीत। अरे कौन सा गीत लिखा था भाई, अर्जी गीत। ठीक है, तो ये कौन सा हत्याकांड हो गया, डाबी हत्याकांड। अब आगे देखो कौन सा हत्याकांड है, गोविंदपुरा हत्याकांड। तो ये जो गोविंदपुरा हत्याकांड है ये कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, तो ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे 13 जुलाई, कब की बात है भाई, 13 जुलाई 1923 की बात है। यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था ट्रेंच। ठीक है, और इस ट्रेंच ने भी किसानों पर क्या चला दी, गोलियां चला दी, जिससे 2 आदमी मारे जाते हैं। एक का नाम है रूपाजी धाकड़, एक का नाम तो क्या है, रूपाजी धाकड़, और दूसरे का नाम क्या है, करपाजी धाकड़। ये दोनों किसान इसमें क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ का जो अपना बेगू है, यहाँ का जो सामंत हुआ करता था उसका नाम था अनूप सिंह। अरे क्या हुआ करता था, अनूप सिंह। और अनूप सिंह ने बाद में जो किससे समझौता कर लिया था, अपना विजय सिंह पथिक और किसानों से समझौता कर लिया था। लेकिन इस ट्रेंच ने पहले ही कह दिया था कि ये तो बोल्शेविक समझौता है। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोल्शेविक समझौता किस किसान आंदोलन के अंदर हुआ था, तो कौन से किसान आंदोलन की संज्ञा दी गई है, बेगू किसान आंदोलन की। ठीक है, तो ये चारों मैंने आपको जो कांड है सारे बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहां पर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो राजस्थान में ये जो 12वां ज्योतिर्लिंग है और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, कौन सा ज्योतिर्लिंग है, अंतिम, और 12वां ज्योतिर्लिंग है, कहां स्थित है, तो कैलाशपुरी की मैं बात कर रहा हूं। ये कैलाशपुरी तो कहां पड़ता है भाई, अपना नागदा के अंदर पड़ता है, और नागदा कहां पड़ता है, उदयपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो कैलाशपुरी में तो किसका मंदिर है, अपना जो अपना एकलिंग जी का मंदिर है। किसका मंदिर है, एकलिंग जी का। और एकलिंग जी का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, बप्पा रावल ने करवाया था, बप्पा रावल ने। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊं कि ये जो कैलाशपुरी है, तो एकलिंग जी जो है ये मेवाड़ के क्या है, दीवान है, मतलब मेवाड़ के जो है राजा है। ठीक है, और यहाँ के जो राजा होते थे अपने आप को एकलिंग जी का क्या मानते थे, दीवान मानते थे। ठीक है, अब नाथद्वारा की बात करूं मैं, तो नाथद्वारा के अंदर क्या है, श्रीनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, किसका मंदिर है भाई, श्रीनाथ जी का मंदिर है। अभी आपको मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, इसके अंदर नाथद्वारा के पास में ही क्या बनाई गई थी, एक शिव जी की मूर्ति बनाई गई थी। शिव जी की मूर्ति, शिव जी भगवान की मूर्ति है जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसे आप स्टेच्यू ऑफ बिलीफ या आप कहोगे विश्वास स्वरूपम, क्या कहोगे, विश्वास स्वरूपम, स्वरूपम के नाम से जानते हैं। बहुत ऊंची है, आप मुझे कमेंट करके बताना। देखो मैंने सोर्स भी बनाया था, इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, आप मुझे बता देना ये बात है। अब आगे देखो, बड़ौली, बड़ौली के अंदर शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है भाई, शिव मंदिर। और ये बड़ौली कहाँ पड़ता है, सबसे पहले तो ये है कोटा के अंदर, ये बारडोली नहीं है, ये क्या है, बड़ौली। ठीक है, और ये प्रतिहार शासक जो था, कौन सा शासक था, प्रतिहार शासक। और प्रतिहार शासक के बारे में इसमें क्या अपने को जानकारी मिलती है कि इस प्रतिहार शासक ने यहाँ पे क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। उस प्रतिहार शासक का नाम यदि मैं कहूं तो क्या था, क्या नाम था, मिहिरकुल था। तो क्या नाम था भाई, मिहिरकुल। ठीक है, तो अब लास्ट वाला कौन सा बच गया, सिवाड़। और अपने को आंसर ही कौन सा देना है, सिवाड़ के बारे में देना। ठीक है, तो राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पे स्थित है, तो सिवाड़ के अंदर। आपसे पूछे तो ये सिवाड़ कहाँ पड़ता है, तो सिवाड़ कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, यहाँ 12वां ज्योतिर्लिंग है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, यहाँ पे कौन से महादेव जी है, तो घुसमेश्वर,
कौन से महादेव जी है? घुश्मेश्वर महादेव जी है, ठीक है। और ये 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग कहाँ है? सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये है कि जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? तो ये कहना चाह रहा है कि जनगणना जो है 2011 वाली, ये जो लगातार जनगणना हो रही है, जो कितनी कौन से नंबर की जनगणना है? तो मैं आपको बात बताऊं कि ये अगर यदि बात बताओ कि जैसे मैं आपको सबसे पहले बात बताऊं, लॉर्ड मेयो बात कब की है? लॉर्ड मेयो ने सर्वप्रथम जनगणना करवाई थी 1872 में। अरे कब करवाई थी भाई? 1872 के अंदर। यदि आप बात करो तो व्यवस्थित रूप से जैसा कि ये जनगणना करवाई थी, वो करवाई थी लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने। और ये कब करवाई थी? 1881 के अंदर करवाई थी। रिपन के बारे में मैं बात बताऊं तो इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं इसे, स्थानीय स्वशासन का जनक। ये लोकप्रिय वायसराय के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय वायसराय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अलोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इसने 1881 के अंदर क्या की थी? इसकी क्या नाम है? व्यवस्थित रूप से क्या करवाई थी? जनगणना करवाई थी। और लॉर्ड मेयो ने कब करवाई थी? 1872 के अंदर करवाई थी। अब मुझे आप ये तो आप खुद बता सकते हो कि जो जनगणना 2011 का कौन सा सर्वेक्षण था, आप गिन के बता देना। अगर 1872 से आए तो कौन सी आएगी, और 1881 जोड़ेंगे तो कौन सी आएगी। अब मैं आपको जनगणना के बारे में बताता हूं कि जो राजस्थान है, क्या है? राजस्थान। राजस्थान के अंदर भारत की कुल कितने परसेंट जनसंख्या है? तो कितने परसेंट जनसंख्या है? 5.67% जनसंख्या है, ठीक है। और राजस्थान का जनसंख्या के हिसाब से, किसके हिसाब से भाई? जनसंख्या के हिसाब से भारत में कौन सा स्थान आता है? 8वां स्थान आता है, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? तो फर्स्ट स्थान आता है। यदि मैं बात करूं कि भारत के पूरे क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना परसेंट है, तो कितना है भाई? 10.41% जनसंख्या। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप खुद देना। यदि आपको 1872 से पूछा जाए तो आप क्या करोगे, और आपको 1881 से पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? तो ये जनगणना वाला आंसर आप देना कि इसके अंदर 15वां है या 16वां या 14वां है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पिलाओ सर। श्रीमाल किसका प्राचीन नाम था? अब श्रीमाल के बारे में आपसे पूछा है, तो श्रीमाल, अब ये देखो राजस्थान के जो जगह है विभिन्न, उनके अलग अलग सबके नाम है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे एक जो अपना शिलालेख है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। अरे क्या नाम है भाई? बिजोलिया शिलालेख। इसके अंदर अपने को राजस्थान के राजाओं के क्या मिलते, सॉरी, राजस्थान के क्षेत्रों के विभिन्न प्राचीन नाम मिलते हैं। तो जैसे मैं बात करूं तो बिजोलिया का खुद का भी प्राचीन नाम मिलता है, क्या था? विज्यावली। क्या नाम था? विज्यावली। दूसरा नागदा का मिलता है, नागदा का क्या मिलता है? नागहरिद। नागदा का क्या मिलता है? नागहरिद। नागौर, और नागौर का क्या मिलता है? अहिछत्रपुर। अहि का मतलब भी क्या होता है? सांप होता है, अहिछत्रपुर, ठीक है। सांबर का मिथिला सपादलक्ष। सांबर का क्या मिलता है? सपादलक्ष, ठीक है। और जैसे मैं बात करूं कि जालोर, जालोर का मिलता है जबालीपुर। जबालीपुर, ठीक है। ये सारे नाम मिलते हैं। भीनमाल, और भीनमाल का मिलता है श्रीमाल। भीनमाल का क्या मिलता है? श्रीमाल। चीनी यात्री हेनसांग जो है यहाँ पे आके गया था, पूछा ही क्या है? श्रीमाल का जो है प्राचीन नाम क्या था? तो श्रीमाल का प्राचीन नाम क्या है भाई? किसका प्राचीन नाम था? तो भीनमाल का। हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ का पहले क्या नाम था? भटनेर। कल वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि भटनेर का नाम चेंज कर सूरत सिंह ने क्या कर दिया था? हनुमानगढ़ कर दिया था। ये बात कब की है? 1805 की है, ठीक है। नागौर का मैंने बता दिया। नाथद्वारा, नाथद्वारा को तो सियाड़ भी कहते थे वैसे तो, और नाथद्वारा तो किसके अंदर आता है? वैसे भी अपने राज संबंध के अंदर आता है, ठीक है। तो ये चीजें देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है जैसलमेर का गुंडाराज नामक किस
पुस्तक किसने लिखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमेशा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जैसलमेर का जो गुंडा राज है, ये पुस्तक किसकी है? तो ये किसकी है? सागरमल गोपा की। और भी सागरमल गोपा की पुस्तकें मैं आपको बताऊं। ठीक है, पहली तो कौन सी हो गई? जैसलमेर का गुंडा राज। ठीक है, दूसरी है रघुनाथ सिंह पर मुकदमा, ये दूसरी पुस्तक का नाम है इसका। ठीक है, और तीसरी है आजादी के दीवाने। ठीक है, इनको ये क्या मतलब पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इनके लेटर के माध्यम से जो जनता को जागरूक करते थे, इस वजह से इनको पकड़ में जेल में डाल दिया गया, बाद में इसको जिंदा जला दिया गया था। ठीक है ना, तो बात कब की है, कब जिंदा जला गया था? तो 4 अप्रैल 1946 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब बात करूं मैं जय नारायण व्यास की, तो जय नारायण व्यास की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? इनकी भी बहुत सारी पुस्तकें हैं भाई। तो जैसे एक तो पोपाबाई की पोल। ठीक है, ये पुस्तक इन्होंने जो अपने जो मारवाड़ का प्रशासन था उसके खिलाफ लिखी गई थी। ठीक है, पोपाबाई की पोल। दूसरी थी मारवाड़ की अवस्था। तीसरा लिखा था मार्च से संघर्ष क्यों। ठीक है, ये इसकी जो है किसका नाम है? पुस्तकों के नाम है। ठीक है, और माणिक्यलाल वर्मा जो है, इनका तो गीत है, कौन सा गीत है? एक तो पंचेड़ा, ये हमेशा पंचेड़ा गीत गाया करते थे। ठीक है, और दूसरा गीत कौन सा इनका? अर्जी गीत है। जो अपना हीरालाल शास्त्री है, इनकी तो कुछ आत्मकथा है। क्या है? एक तो इनका गीत है प्रलय, प्रतीक्षा, नमो नमः, और इनकी जो किताब है खुद की प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, हीरालाल शास्त्री की क्या है? पुस्तक का नाम है, इनकी आत्मकथा है। और इनका गीत कौन सा फेमस है? प्रलय, प्रतीक्षा, नमो नमः। ठीक है, तो ये आप डिटेल के अंदर मैंने सारी चीजें बता दी, आप इनको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहां लिखा था? तो सत्यार्थ प्रकाश को कहां लिखा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने? सत्यार्थ प्रकाश को अपने उदयपुर के अंदर लिखा था। ठीक है, प्रकाशित कहां से की गई थी? अजमेर से की गई थी। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती की बात मैं आपको बताऊं तो यह अपना जोधपुर का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था जसवंत सिंह। ठीक है, जसवंत सिंह हुआ करता था, और जसवंत सिंह की जो एक वेश्या गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था नन्नी जान। क्या नाम था? नन्नी जान। जसवंत सिंह स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो जसवंत सिंह क्या है कि इनको निमंत्रण देते हैं जोधपुर जाने का। ठीक है, तो जसवंत सिंह किसको निमंत्रण देते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को। और स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ चले जाते हैं? जोधपुर चले जाते हैं। अब जो जोधपुर गया स्वामी दयानंद सरस्वती, जाने के बाद उनसे बहुत जो वहां की क्रियाकलाप देखे जसवंत सिंह के, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को ऐसे लगा कि यार ये तो एक औरत के प्यार में बिल्कुल डूबा हुआ है, और उसका क्या नाम था? नन्नी जान। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको कहा कि भाई देखो ये गलत बात है, इसके चक्करों में मत पड़ो आप। ठीक है, तो ये जसवंत सिंह है जो किससे रिश्ता तोड़ लेता है? नन्नी जान से रिश्ता तोड़ लेता है, इससे दूरियां बनाने की कोशिश करता है। ये बात नन्नी जान को बहुत बुरी लगी, और नन्नी जान ने दूध के अंदर कांच पीसकर किसको पिला दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती को पिला दिया, जिससे स्वामी दयानंद सरस्वती की अजमेर में, कब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? अजमेर में। दीपावली का टाइम था, बात है 30 अक्टूबर। अरे कब की बात है भाई? 30 अक्टूबर 1800। आप मुझे बताओ कि 1800 कब का है? अब देखो मैं आपको याद करवाऊं आपको। 1883 के अंदर कल मैंने आपको बताई थी किसकी स्थापना की गई थी? संप सभा की। अरे किसने की थी? गोविंद गुरु ने। तो आप ऐसे ध्यान रखना कि 1883 के अंदर संप सभा, 1883 के अंदर किसकी मृत्यु? अपने स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो 1883 वेरी इंपॉर्टेंट है, 1883। और मैं आपको बात बताऊं, संप सभा और भगत आंदोलन जो गोविंद गिरी ने चलाया था, वो किसकी प्रेरणा से, वो किससे सबसे अधिक प्रभावित था? तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती से सबसे अधिक प्रभावित था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो एक समाज चलाया था जिसका नाम क्या है? आर्य समाज। ठीक है भाई, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के विधायक का मत मूल्य है। देखो मैं आपको बताऊं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन लेके आया हूं कि इसके अंदर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहली चीज तो ये, जिसके अंदर खुद जनता भाग लेती है वोट देने के लिए, वो तो होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, और जिनके अंदर जनता भाग नहीं लेती है वो होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपने कभी भाग लिया क्या? नहीं लिया, तो वो कौन से चुनाव हो गए? अप्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन उनके अंदर भाग कौन लेता है? अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। जैसे मैं बात करूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, तो जो जो भाग लेते हैं उन तो राष्ट्रपति की निर्वाचन जो मंडल है उसके अंदर कौन कौन भाग लेता है, तो वो अलग अलग सिस्टम है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि इसका जो एक व्यक्ति जो भी भाग लेता है उसका कितना मत मूल्य होता है। क्या कोई भी व्यक्ति जो एक वोट देता है तो उसका केवल एक ही वोट लगता है क्या? तो भाई नहीं, कितना लगता है मैं आपको बताऊं। जैसे मान लिया जाए, जैसे अपने राज्य की जो विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल राजस्थान का ले लो आप, राज्य विधान मंडल, या राज्य विधानमंडल में तो विधान परिषद भाग नहीं लेती, इसके अंदर विधानसभा ही भाग लेती है। ठीक है, तो राज्य विधानसभा। अब राज्य विधानसभा का, अपने राज्य विधानसभा के अंदर कुल कितने एमएलए हैं? 200 एमएलए। अरे कितने हैं भाई? 200। तो इसमें कैसे निकाला जाता है मत मूल्य कि जैसे कुल जनसंख्या, अब ये कुल जनसंख्या कब की है? 1971 की। ठीक है, बटा कुल निर्वाचित एमएलए, ठीक है, कुल जनसंख्या 1971 की बटा कुल निर्वाचित एमएलए इंटू 1/1000। अगर यदि अपन करेंगे तो अपना राजस्थान के अंदर कुल कितने एमएलए? 200 एमएलए को नीचे रख देंगे तो अपना राजस्थान का जो मत मूल्य है एक विधायक का वो कितना आ जाएगा? 129। यदि आप का राजस्थान का कोई भी एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है तो वो एक वोट नहीं लगता, कितने वोट लगते हैं? 129 वोट लगता है। जैसे मैं बात करूं आपको कि ये 708 क्या है, तो ये 708 है, ये एक एमपी, या अपन ऐसे कह सकते हैं ये एक सांसद का मत मूल्य है। मतलब एक सांसद है जो एक वोट देगा तो कितने वोट लगेंगे? 708 लगेंगे। ये किसका हो गया? अपना राजस्थान का। अगर अपन मैं बात करूं कि सबसे अधिक मत मूल्य कहाँ के एमएलए का होता है, तो सबसे अधिक मत मूल्य यूपी के एमएलए का होता है। एक एमएलए अगर यदि वोट देता है तो कितने वोट लगते हैं? 207। यदि मैं बात करूं कि सबसे कम न्यूनतम मत मूल्य किसका है, कौन से राज्य का है, तो सिक्किम का है भाई। कौन से राज्य का है? सिक्किम का। ठीक है, अब ये मैंने आपको राज्य विधानसभा के बता दिया। ऐसे सभी जैसे एमएलए जहां जहां जो जो एमएलए है उसका सेट हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे सांसद का मत मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो जैसे राजस्थान के एक विधायक का कितना हो गया, मतलब 129 हो गया। तो अब अगर अपन जोड़ेंगे कि 200 का कितना होगा, तो 200 इंटू 129 कर लेंगे, जितने भी आएंगे ऐसे पूरे राज्यों के, सब राज्यों के विधान सभा के जो मत मूल्य है उनका योग करेंगे। ठीक है, तो ऐसे मैं लिख देता हूं, कुल विधान सभा के मत मूल्यों का योग, मत मूल्यों का योग बटा निर्वाचित सांसद। अगर ये करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, जो अपने पास में आएगा वो कितना आएगा? 708। मतलब एक सांसद यदि वोट देता है तो कितने वोट लगते हैं? 708 वोट लगते हैं। ये मत मूल्य वाला सिस्टम है। ठीक है, कभी पॉलिटी पढ़ाएंगे तो और ज्यादा डिटेल के अंदर मैं बताऊंगा। बात करें कि प्रजामंडल नेता में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखो ये तो मैंने आपको कभी ट्रिक बताई है कि जेस्मी काकी ने शहर बीकानेर में जेस्मी काकी ने मम्मे के साथ मिलकर बोडू काकी की बाबू को मार दिया। तो देखो शहर बीकानेर में जेस्मी काकी ने, जेस्मी मतलब मीठालाल व्यास, ये बात तो सही है। ठीक है, ये हमें हमेशा बताता हूं कि करौली, और करौली का कौन? त्रिलोक चंद्र माथुर है, ये बात भी क्या है? सही है। दूसरा देखो मारवाड़, और मारवाड़ के अंदर जयनारायण व्यास, ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। तो लेकिन ये बूंदी गलत है। क्या है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु किसका था? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु अपने कहाँ का था? भरतपुर का। अरे कहाँ का था भाई? भरतपुर का। लेकिन यहाँ पे बूंदी का कौन आ जाएगा, तो बूंदी का जो संस्थापक था उसका नाम था कांति लाल। अरे कौन सा लाल? कांति लाल। ठीक है, याद रह जाएगी बात, बूंदी का कांति लाल। ठीक है, और ये जो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ये कहाँ का है? ये भरतपुर या धौलपुर, थोड़ा सा कंफ्यूज है भाई, देख लेना कहाँ का हो सकता है, भरतपुर या धौलपुर। मेरे हिसाब से तो ये धौलपुर का है, भरतपुर का
नहीं है। ठीक है, क्यों भरतपुर का नहीं है? क्योंकि भरतपुर के अंदर तो जो अपने रेवाड़ी के अंदर भरतपुर की स्थापना कहाँ की गई थी? रेवाड़ी के अंदर, वहां पे जगुल किशोर चतुर्वेदी था, याद आ गया। ठीक है, यहाँ ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है, वहां जगुल किशोर चतुर्वेदी है, जो रेवाड़ी के अंदर भरतपुर की स्थापना की गई है प्रजामंडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो देखो भाई, देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? आसींद के अंदर स्थित है। यदि मैं तलवाड़ा की बात करूं तो तलवाड़ा के अंदर किसका है? मल्लीनाथ जी का है। ठीक है, और मल्लीनाथ यहाँ पे बहुत बड़ा क्या लगता है? पशु मेला लगता है। ठीक है, और मल्लीनाथ के नाम पे ही जो बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? मेवा नगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेवा नगर के। रूणीचा की मैं बात करूं तो रूणीचा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर। और जैसलमेर के अंदर जो है ये किसका है? अपन रामदेव जी का है, रामदेव जी का। ठीक है, बेंगटी, बेंगटी के अंदर मैं बात करूं आपको तो किसका है भाई? अपने हड़बू जी का है। किसका है? हड़बू जी। और हड़बू जी की भी यहाँ पे किसकी पूजा होती थी? बेल, अपने जो बैलगाड़ी है उसकी पूजा करते हैं। इस बैलगाड़ी से हड़बू जी है जो गायों के लिए क्या लाया करते थे? चारा लाया करते थे। और आसींद के अंदर जो मंदिर है वो किसका है भाई? है तो देवनारायण जी का मंदिर। तो देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, मंदिर तो किसका है? देवनारायण जी का मंदिर है, लेकिन इसके अंदर जो मूर्ति है वो किसकी है? सवाई भोज की है, सवाई भोज की। अभी आपको पता हो तो यदि राजस्थान के अंदर अभी जो देवनारायण जी की जो क्या है जयंती आई थी, कौन सी जयंती? 1111वीं जयंती आई थी। ठीक है, तब यहाँ पे कौन आए थे? अपने नरेंद्र मोदी जी, अपना प्रधानमंत्री है वो यहाँ पे आए थे, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये सारी चीजें आपको। ठीक है, और ये जो बेंगटी है, बेंगटी में कौन थे? हड़बू जी थे। और हड़बू जी के जो ये मंदिर है ये किसने बनवाया था? तो ये आपको ध्यान रखना है 1721 में। अरे कब की बात है? 1721 में। और जसवंत सिंह का बेटा हुआ करता था अजीत सिंह, अजीत सिंह ने इसका क्या करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये चीजें आपको देखनी है। तलवाड़ा, मल्लीनाथ पशु मेला, रूणीचा जैसलमेर के अंदर रामदेव जी, बेंगटी, हड़बू जी, बैलगाड़ी की पूजा होती है। ठीक है, अपने जो क्या नाम है रामदेव जी थी जिसके मौसेरे भाई थे ये। ठीक है, और जोधा को राज्य या राजा बनने के लिए इसने अपनी तलवार भेंट की थी। और आसीन, आसीन के अंदर क्या है भाई? ये देवनारायण जी, देवनारायण जी का मंदिर है। और हमेशा ध्यान रखना है, देवनारायण जी का मंदिर जो होता है या देवनारायण जी का थान होता है ये हमेशा नीम के पेड़ के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि जो महाराणा प्रताप है, क्या नाम है? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के दरबार के अंदर ये रहा करता था कौन? चक्रपाणी मिश्र। तो पहले मैं बताऊं महाराणा प्रताप के दरबार में कौन कौन रहा करते थे। एक का नाम है चक्रपाणी मिश्र। आप क्या है कुंभा तक ही रुक जाते हो और एग्जाम मेरे इधर से पूछ लेता है। तो पहले का नाम क्या है? चक्रपाणी मिश्र। ठीक है, दूसरे का नाम है रामा सांधु। ठीक है, तीसरे का नाम है माला सांधु, ताराचंद, बामासा। ये सब किसके दरबार में रहा करते थे? तो ये सब महाराणा प्रताप के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, एक और मैं बताऊं आपको, हेमरत्न सूरी, हेमरत्न सूरी। अब इनकी जो किताबें हैं, हेमरत्न सूरी की जो किताब है उसका नाम है गोरा बादल की चौपाई। अरे कौन सी है? गोरा बादल की चौपाई। ठीक है, अपने जो गोरा बादल कौन थे? रतन सिंह की जो सेनापति थे उनके बारे में। अब चक्रपाणी जो मिश्र है इनकी किताबें देखो, ये कह रहा है कि चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया, मतलब एक पुस्तक ऐसी है इसके अंदर जो नहीं लिखी गई है, बाकी तो किसके द्वारा लिखी गई है? अपने चक्रपाणी मिश्र द्वारा लिखी गई। तो आपको मैंने कभी बताया होगा कि जो मंडन का बेटा था उसका नाम था गोविंद। अरे मंडन का बेटा कौन था? मंडन का बेटा उसका नाम था गोविंद। और गोविंद द्वारा जो किताबें लिखी गई थी उसके अंदर एक किताब मैंने आपको बताई थी, उसका नाम है कला निधि। क्या नाम है? कला निधि। इसकी दूसरी किताब का नाम है सार समुच्चय। ठीक है, द्वार दीपिका और द्वार धोरणी। क्या नाम है? द्वार धोरणी। ये कौन सी किताबों के नाम है? गोविंद की किताबों के नाम है। तो क्या पूछा है अपने से कि चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया है, तो कौन सी नहीं लिखी गई है? कला निधि। और मैं आपको थोड़ा सा आगे बात बताऊं तो ये राज्याभिषेक किताब है। इसके अंदर क्या है?
तो जो राज तिलक है, महाराजाओं का जो राज तिलक होता था, उसकी शास्त्रीय पद्धति के बारे में कहा गया है, शास्त्रीय पद्धति के बारे में। और ये जो विश्व वल्लभ है, इसके अंदर जो हॉर्टिकल्चर है, कौन सी कल्चर, हॉर्टिकल्चर के बारे में, या अपन कहते हैं उद्यान विज्ञान की जानकारी है। किसकी जानकारी है, उद्यान विज्ञान की जानकारी है, ठीक है, याद रह जाएगी बात। और इसके अंदर मुहूर्तमाला के अंदर, इसके अंदर किसकी जानकारी है, ज्योतिषी की जानकारी है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको मैंने डिटेल के अंदर सारी बात बता दी। मंडन, मंडन किसका बेटा, मंडन का बेटा कौन था, गोविंद, इसकी पुस्तक का नाम था कला निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। अब किसने ली थी, तो भाई देखो राजस्थान के अंदर गुरु गोरखनाथ जी है और एक है रामानंद जी, ठीक है। तो रामानंद जी के भी राजस्थान के में बहुत सारे शिक्षक थे, एक जो अपना है गुरु गोरखनाथ जी, उसके भी बहुत सारे शिष्य थे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि गुरु गोरखनाथ जी की बात करता हूं, गुरु गोरखनाथ जी की बात करता हूं। तो देखो जाम्बो जी, ये गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, ठीक है। एक तो कौन है, जाम्बो जी। अब मैं बात करूं दूसरा, इधर आ जाओ आप, किसके, अपने रामानंद जी, सॉरी रामानंद जी। और रामानंद जी के शिष्य कौन थे, तो संत धन्ना, संत धन्ना जिसको अपन कहते हैं राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक, ठीक है। और मैं बात करूं आपको कि इसी के अंदर कि दूसरा कौन, तो संत पीपा। अब संत पीपा के बारे में आपको डिटेल में बताऊं, तो संत पीपा भी किसके शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य थे। और रामानंद जी दक्षिणी भारत के अंदर, किसके भारत के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन के जनक थे। तो उत्तर भारत में कौन हो गया, अपना संत धन्ना हो गया, टोंक का है संत धन्ना, जाट जाति में धुवन कला टोंक का है। संत पीपा की बात करूं मैं, तो संत पीपा की जो छतरी है वो कहाँ है, गागरोन दुर्ग के अंदर है। एकमात्र ऐसा संत जिसमें किसकी पूजा की जाती है, जिसकी पगलियों की पूजा की जाती है। अगर संत पीपा की बात करूं मैं, तो इसका जो मंदिर है वो कहाँ है, समदड़ी। और ये समदड़ी कहाँ पड़ता है, बाड़मेर के अंदर पड़ता है, ठीक है। मैं बात करूं कि संत पीपा की जो गुफा है वो कहाँ है, गुफा, तो ये अपनी कहाँ पड़ती है, टोडा। और टोडा कहाँ है, टोंक के अंदर। लेकिन ये टोडा पहले था टोंक के अंदर, अब ये किसके अंदर आ गया, केकड़ी के अंदर, ठीक है। तो संत पीपा की गुफा है, अब आपसे पूछे तो कौन से जिले के अंदर है, केकड़ी के अंदर है, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि इसके गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य कौन थे, तो जाम्बो जी थे, एक अपने गोगा जी थे, कौन थे, गोगा जी, ठीक है। याद रह जाएगी बात। तो गुरु गोरखनाथ जी की, तो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा नहीं ली थी, तो किसने, अच्छा ली थी, तो ली थी तो कौन हो जाएगा, जाम्बो जी। और अपने संत रैदास जी रह गए। संत रैदास जी अपने किसके गुरु थे, मीरा के गुरु थे, मीरा बाई के गुरु थे। इनकी छतरी कहाँ है, इनकी छतरी अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। कौन से दुर्ग के अंदर है, चित्तौड़गढ़। तो ऐसे याद रखना कि गुरु रैसे क्या हो जाएगा, रैदास, रैसे रैदास किसका, मीरा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखो, राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाली नदी का, नदी करने वाला नदी युग्म है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के अंदर ये जो नदियां हैं ये किधर किधर से आती है, ठीक है। ये अपना राजस्थान हो गया। अब राजस्थान के अंदर मैं बात करूं कि दक्षिण दिशा से पूछ रहे तो सारी दक्षिण दिशा से ही करेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये एमपी के अंदर, और एमपी के अंदर एक पहाड़ी है जिनका नाम है जाना पाव की पहाड़ियां, जाना पाव की पहाड़ियां। और यहां से अपने एक नदी का उद्गम होता है, जिस नदी का नाम है चंबल। और चंबल नदी अपने चित्तौड़ के अंदर 84 गढ़, चलो इधर लिख देता हूं, कौन सा गढ़ है, 84 गढ़, 84 गढ़ चित्तौड़ से प्रवेश होती हुई फिर ये आगे निकल जाती है। और आगे निकल कर ये कहाँ मिल जाती है, इटावा यूपी के अंदर किसमें मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इधर ये कौन सी है, दूसरी माही नदी। माही नदी भी विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, ठीक है। और निकलने के बाद ये राजस्थान के यहाँ पे बांसवाड़ा के अंदर एक गांव है जिसका नाम है खादू गांव। अरे क्या नाम है भाई, खादू गांव। यहां से घुसती है और ये कर्क रेखा को 2 बार गुजरती हुई इधर वापस गुजरात के अंदर मिल जाती है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि ये जो माही नदी है, ये कौन सी नदी है भाई, माही,
ठीक है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, एक बार तो ये काट दिया, एक बार ये काट दिया। इसी माही नदी को आदिवासियों की क्या कहते हैं? आदिवासियों की गंगा कहते हैं, आदिवासियों की गंगा, या इसको कहते हैं कांठल की गंगा, कांठल की गंगा। ठीक है। तो अपने से देखो क्वेश्चन सीधे सीधे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान से घुसने वाली नदी कौन सी है? तो दोनों देखो दक्षिणी राजस्थान से घुस रही है, तो अपना आधा आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो माही और चंबल, ये हो जाना चाहिए। बात करें चंबल और बनास की, तो चंबल को मैंने बता ही दिया। बनास नदी का उद्गम राजसमंद में कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से होता है, खमनोर की पहाड़ियों से। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहोगे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। यदि आपसे कोई पूछे कि भराव क्षमता में या आंतरिक, मतलब जो राजस्थान की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? बनास। ठीक है। तो बनास यहाँ से निकलती है और यहाँ पे सवाई माधोपुर के अंदर किसमें मिल जाती है? रामेश्वर में, ये चंबल में मिल जाती है। तो यहाँ पे भी एक त्रिवेणी संगम है, इधर से क्या आती है? सीप। 3 नदियां, बनास, चंबल और सीप, सवाई माधोपुर, रामेश्वरम मिल जाती है, जिसे मेड़ाओं का प्रयाग कहते हैं। फिर ये बंगाल की खाड़ी के अंदर चली जाती है। ठीक है। तो अब मैं आपको बात बताऊं, और देखो और नदियां क्या इसके अंदर। तो एक तो अपनी लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो लूणी नदी का उद्गम जो है ये अजमेर से होता है, और अजमेर में कौन से पहाड़ है? नाग पहाड़ से। और ये लूणी नदी है, ये कौन सी दिशा में बहने वाली नदी है? अरब सागर में बहने वाली नदी है, अरब सागर की तरफ बहने वाली नदी है। ठीक है। तो ये चीजें आप देखना, मैंने आपको डिटेल के अंदर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसमंद झील में किस माता का मंदिर का निर्माण किया गया है? देखो राजसमंद झील, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राजसमंद झील है कहां पे। तो ये राजसमंद झील है, ये राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर है, नाम से स्पष्ट है, राजसमंद झील। ठीक है। दूसरी बात, अभी राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था, अपने महाराणा राज सिंह जी हुआ करते थे, उन्होंने करवाया था। ठीक है। आपसे अगर यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि राजसमंद झील का निर्माण किस पर्पज पे करवाया गया था, तो उस समय अकाल पड़ गया था और अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था, अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया। राजसमंद झील के किनारे मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है नौ चौकी। अरे कौन सी जगह है? नौ चौकी। और यहाँ पे रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा, रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखित एक प्रशस्ति है जिसका नाम है राज सिंह प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? राज सिंह प्रशस्ति, जिसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक की जानकारी मिलती है, जिसके अंदर महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी मिलती है, और राज सिंह प्रशस्ति में जो अपने क्या नाम है पृथ्वीराज थर्ड के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो किसका मंदिर है यहाँ पे? ठीक है। तो किसका मंदिर है यहाँ पे? अपने आवड़ माता का मंदिर है। ठीक है। अरे किसका मंदिर है भाई? आवड़ माता का। ठीक है। किसका मंदिर है? आवड़ माता का। ठीक है। अब नहीं, आवड़ माता का नहीं है, सॉरी, ये किसका मंदिर है? घेवर माता का मंदिर है। अरे किसका मंदिर है भाई? ये घेवर माता का। जीण माता कहाँ पड़ती है? सीकर के अंदर है। अरे कहाँ है? सीकर के अंदर। करणी माता कहाँ है? अपने देशनोक बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर। ठीक है। जीण माता की मैं आपको बात बताऊं तो जीण माता जो है इसके भाई का नाम हर्ष था, और यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा अभी भी यहाँ पे क्या भेजा जाता है? यहाँ पे जो जीण माता के लिए कुछ जो तेल वगैरह, घी वगैरह ये भेजा जाता है। ठीक है। आवड़ माता को क्या कहते हैं? सगुन चिड़ी कहते हैं। आवड़ माता को क्या कहते हैं? सगुन चिड़ी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजसमंद झील के किनारे कौन सी माता है? तो कौन सी माता है? घेवर माता है। ठीक है। याद रह जाएगी बात, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। आवड़ माता नहीं है, कौन सी माता है? घेवर माता है। ठीक है। माता जी से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। करणी माता के बारे में तो आप सब जानते हो कि जोधा की क्या थी? ये धर्म बुआ जी थी, और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। बीकानेर के राठौड़ों की जो इष्ट देवी है वो करणी माता है। यहाँ पे चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ठीक है। ओके। तो ये क्वेश्चन आप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ है? अब आपसे क्या पूछा है? केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो सबके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्रीय कृषि फार्म जो है ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? सूरतगढ़ है। सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है? अपने जो गंगानगर के अंदर। यहाँ पे अपने भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है।
एशिया का सबसे बड़ा क्या है, कृषि फार्म है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1956 को। अरे कब की गई थी भाई, 15 अगस्त 1956 को। किसकी सहायता से, कौन से देश की सहायता से की गई थी, तो सोवियत संघ, सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई है। अरे किसकी सहायता से की गई है, रूस की सहायता से। मैं बात करूं कि जेतसर क्या है, तो जेतसर के अंदर भी क्या है, कृषि फार्म है, यहाँ पे भी कृषि फार्म है। ठीक है, और इसमें जो यहाँ पे जेतसर के अंदर, ये भी कहाँ पड़ता है, ये भी गंगानगर के अंदर पड़ता है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी कृषि फार्म है। कब स्थापना की गई थी, 1 अगस्त 1964 को। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 अगस्त 1964 को। आगे देखो ये बिछवाल, ये क्या है, तो बिछवाल अपने बीकानेर के अंदर एक जगह है, बीकानेर के अंदर। तो ठीक है, अब बिछवाल में क्या है, तो बी से क्या हो जाएगा, बागवान शुष्क केंद्र है, बागवान शुष्क केंद्र है। यदि मैं कहूं आपको कि खजूर और बोर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो खजूर और बोर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, बिछवाल के अंदर है। यदि आपसे पूछूं मैं कि दुर्गापुरा के अंदर क्या है, दुर्गापुरा में क्या है, मुझे आप कमेंट करके बताना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां पे आपका जो है ये RSSMB है, जो जिसका मुख्यालय है, तो वहां से आप मुझे बताना कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो बिछीवाल जो है ये बागवान शुष्क केंद्र है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1993 के अंदर की गई है। ठीक है, कल मैंने आपको एक और बताया था कि आपकी तबीयत कब खुश होती है, तबीयत, आपकी तबीयत कब खुश होती है, जब आपको कितने हजार का नोट देते हैं, 2000 का नोट देते हैं। तबीयत मतलब क्या होता है, तभी जी, और तभी जी के अंदर क्या है, मसाला अनुसंधान केंद्र है। जो मसाला अनुसंधान केंद्र कब स्थापना की गई थी, उसकी स्थापना 2000 को की गई थी। याद रह जाएगी बात, ये सारी बातें मैंने कल आपको बताई थी। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि सेवर भरतपुर के अंदर क्या है, तो वहां पे जो है सरसों अनुसंधान केंद्र है, उसकी स्थापना कब की गई थी, कल ही मैंने आपको बताया 20 अक्टूबर 1993 को उसकी स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो बैग डे कब मनाया जाता है, तो देखो मैं आपको बताऊं कि यह अशोक गहलोत ने अभी के बजट भाषण में ये कहा है कि भाई जो नो बैग डे, नो बैग डे का मतलब ये है स्कूल तो जाना है आपको, लेकिन बैग लेके नहीं जाना। एक दिन ऐसा रहेगा कि आप स्कूल के अंदर जाओगे, केवल एंजॉय करोगे। एंजॉय का मतलब जैसे क्या होता है कि आपको सभी एक्टिविटीज करवाया जाएगा, आपको डांस करवाया जाएगा, आपको सिंगिंग करवाया जाएगा, लेकिन आपको खेल खिलवाया जाएगा, लेकिन आप बैग लेकर नहीं जाओगे, मस्ती फुल मस्ती करोगे। ठीक है, तो वो जो नो बैग डे है वो कब है, शनिवार को। कब स्टार्ट किया गया था, तो 20 फरवरी 2023 को। अरे कब स्टार्ट किया गया, 20 फरवरी 2023 को। तो आप देखना ये 20 फरवरी है या 22 फरवरी है, मुझे बताना आप कमेंट करके। मेरे हिसाब से तो 20 फरवरी है। ठीक है, और 20 फरवरी 2023 को, 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 नहीं है भाई, सॉरी 22 को है, 20 फरवरी 2022 को। देखो 20-20-22 कैसे याद रखना, 20-20-22। अरे 20-20-22 वापस से देखो, नो बैग डे कब मनाया जाता है, तो नो बैग डे 20 फरवरी 2022 को घोषणा की गई थी इसकी, शनिवार को कोई बैग लेके नहीं जाना है, 20-20-22। अरे 20-20-22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक का प्रयास किसने किया था, तो देखो मैं सारी चीजें बता देता हूं आपको भाई कौन कौन सी प्रथा है। एक का नाम है सती प्रथा, ठीक है, एक का नाम है कन्यावध, कन्यावध, एक का नाम है अपने जो यहां लगाई थी डाकण प्रथा। कौन कौन सी रियासत ने लगाई थी ये बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, एक का नाम है दास प्रथा, दास प्रथा, एक का नाम है त्याग प्रथा, त्याग प्रथा। ये सारी प्रथा पर रोक किसने लगाई थी। सबसे पहले बात करते हैं अपन सती प्रथा की, तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत है 1822 के अंदर कौन सी रियासत ने लगाई थी, बूंदी रियासत ने लगाई थी। ठीक, पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज अपने पास है कौन सी, कन्यावध। कन्यावध पर रोक लगाने वाली जो पहली रियासत थी उसका नाम था कोटा, और कोटा ने कब लगाई थी, इस पे 1832 के अंदर इस पे क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। पहली चीज, दूसरी चीज क्लियर हो गई। तीसरी चीज कौन सी है, डाकण प्रथा। 1853 के अंदर मेवाड़ रियासत ने इस पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। सबसे पहले ये कुप्रथाएं थी, इन पर रोक लगाई गई थी। उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, दास प्रथा। तो दास प्रथा भी कब है,
1832 के अंदर ही है। और इस पर भी किसने रोक लगाई थी? अपनी बूंदी रियासत ने भी कौन सी प्रथा पे रोक लगाई है? दास प्रथा पे रोक लगाई है। यदि बात करें अपन त्याग प्रथा, तो त्याग प्रथा पे 1841 में, और किसने रोक लगाई थी? तो जोधपुर रियासत ने इस पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है? तो कौन सी है सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत? बूंदी है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रख लेना। कोटा का मैंने बता ही दिया, उदयपुर का बता ही दिया। अब जयपुर का आप मुझे कमेंट करके बता देना, यदि कोई है तो आप मुझे बता देना। ठीक है, ये बाकी मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछते हैं सन और रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है? अच्छा, तो पहली नहीं पूछी है, दूसरी नहीं पूछी है, कौन सी पूछी है? तीसरी पूछी है। तो आपने वो ट्रिक तो याद कर ही रखी होगी कि गुरु से दिल से जरा आस, या में 5 चोटियां हो जाती है अपने। ठीक है, तो गुरु सबसे पहले, गुरु से दिल से जरा आस। ठीक है, ये चोटियां 5, तीसरी पूछी है तो आराम से आ जाएगी इसके अंदर। तो पहली कौन सी होगी? गुरु शिखर। ठीक है, और गुरु शिखर कहाँ है? अपने माउंट आबू के अंदर। कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, दूसरी कौन सी है? शेर। तो शेर कितनी है? 1597 मीटर। ठीक है, तीसरी कौन सी है? देलवाड़ा। देलवाड़ा कितनी है? देलवाड़ा, देलवाड़ा कितनी है अपने? 1444 मीटर। ठीक है, फिर बात करें अपन जरगा। जरगा कितनी है? 1431 मीटर। बात करें अपने किसकी? ऐसे क्या हो जाएगा? अचलगढ़। और अचलगढ़ की कितनी है? 1382 मीटर की। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देख लो। अब गुरु से दिल से जरा आस, राजस्थान की सबसे तीसरी ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो तीसरी ऊंची चोटी कौन सी हो गई? देलवाड़ा। तो ये ध्यान रखना, गुरु से दिल से जरा आस। यदि आप गुरु के पास पढ़ने जाते हो तो दिल से उसके खिलाफ आशा भी रखो कि हाँ, गुरु जो बता रहे हैं वो सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? देलवाड़ा। अरे क्या हो जाएगा? देलवाड़ा। मैं तारागढ़ की बात करूं तो तारागढ़ की कितनी है? 873 मीटर है। ठीक है, तारागढ़ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़ है। ठीक है, मैं बात करूं कि रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ है 1055 मीटर। कहां पड़ता है? सीकर के अंदर है। ठीक है, और ये क्या है? तो ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? रघुनाथगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां 100% नरेगा में महिला मेट है? अब देखो, मैं आपको बताऊं कि ये जो राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पे सारे, मतलब कोई पुरुष मेट है ही नहीं, सारी महिलाएं है। ठीक है, तो वो कौन सा जिला है भाई? भीलवाड़ा है। देखो, केकड़ी है नहीं, केकड़ी एक नया जिला बनाया है अभी अजमेर को तोड़कर, और जो क्या नाम है अपने टोंक वाली एक रियासत इसके अंदर मिलाई गई है, जो एक जगह, एक तहसील इसके अंदर मिलाई गई है, उसका नाम है टोडा। उसके बाद मैं बात करूं, बूंदी का कुछ है नहीं। सापुरा की मैं बात करूं तो सापुरा जो क्यों फेमस था, अभी सापुरा को अलग कर लिया गया है। अब आपसे सापुरा से आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सापुरा से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सापुरा क्यों फेमस है? सापुरा, तो सापुरा के अंदर फड़ कार्य किया जाता है। अब फड़ कार्य क्या होता है? किसी भी लोक देवता की या किसी भी व्यक्ति की जीवन, या उसकी जो पूरी जो उसकी जो क्या बोलते हैं, उसकी पूरी जीवन लीला है, उसको किस पे लिखा जाता है? कपड़ों के ऊपर चित्रित किया जाता है, जिसे फड़ कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे फड़ कार्य के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो सबसे पहले यहाँ पे जो फड़ कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जोशी परिवार है। अरे कौन सा परिवार है भाई? जोशी परिवार। ठीक है, दुर्गेश जोशी, एक का नाम क्या है? दुर्गेश जोशी। एक का नाम है श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी। अगर यदि आपसे पूछे कि महिला, या पे महिला कोई जो फड़ का कार्य करती है तो कौन करती है भाई? उसका नाम है पार्वती जोशी। ठीक है, तो ये सापुरा की बात है। सापुरा का ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यदि मैं फड़ की बात करूं तो 2 प्रकार की फड़ होती है। देखो, एक तो पाबू जी की फड़ है और एक देवनारायण जी की फड़ है। देवनारायण जी की फड़ है। ठीक है, यदि मैं बात करूं सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? लोकप्रिय फड़ तो वो किसकी है? पाबू जी की है लोकप्रिय फड़। यदि मैं बात करूं कि सबसे लंबी फड़ किसकी है, तो देवनारायण जी की फड़ है। सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की फड़ है। ठीक है, तो ये
फड़ के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो, झुंझुनू का खेतड़ी सिंघाड़ा, अच्छा झुंझुनू में खेतड़ी सिंघाड़ा पड़ता है, किस खनिज धातु का उत्पादक है? देखो तो मैंने इसके लिए क्या है एक ट्रिक बना रखी है आपको, ठीक है, उस ट्रिक से सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आप तो एक लड़की है जो जयपुर में पढ़ने जाती है, और जब यदि उसके घर पे जो मम्मी है वो खेतों के अंदर जो फसल वसल बो देते हैं, तो बोने के बाद मम्मी को याद आती है उसकी बेटी की, और वो कहती है कि बेटी अब तू जयपुर से आजा, खेत खोदना है। क्या करना है? खेत खोदना है। तो अपनी ट्रिक ये है कि अब खेत खोद दे रहे, ठीक है, अब खेत खोद दे। अब खेत खोदने के लिए जो औजार होता है वो क्या होती है? कुदाली होती है, खस्सी होती है, ठीक है। वो खस्सी किसकी बनी हुई है? आप ध्यान रखना, तांबा की बनी होती है। अरे किसकी बनी होती है? तांबा की, ठीक है। तो आज से क्या हो जाएगा? देखो आकोला क्षेत्र, आकोला क्षेत्र, और ये आकोला क्षेत्र कहां पड़ता है? चित्तौड़ के अंदर पड़ता है, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगा? अंजनी सलूम्बर, अंजनी सलूम्बर, और ये अंजनी सलूम्बर कहां पड़ता है? अपना उदयपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है। खेत से क्या हो जाएगा? अभी ये देखो पूछा ही क्या है? खेतड़ी सिंघाड़ा। खेत से क्या हो जाएगा? खेतड़ी सिंघाड़ा, और ये खेतड़ी सिंघाड़ा कहां पड़ता है? झुंझुनू के अंदर पड़ता है, झुंझुनू के अंदर। खोद से क्या हो जाएगा? खोदरीबा, ये खोदरीबा कहां पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ता है। यहां से सबसे तांबा निकलता है भाई, ध्यान रखना। दे से क्या हो जाएगा? देलवाड़ा, देलवाड़ा, और रे से क्या हो जाएगा? रेल मगरा। इन सबसे क्या निकलता है? तांबा। ये दोनों कहां पड़ते हैं? राजसमंद के अंदर पड़ते हैं, ठीक है। यदि अपन तांबे की बात करें, ठीक है, तो तांबा वाली बात करें तो ताम्रवती नगरी, सबसे पहले बताए ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? ताम्रवती नगरी किसको कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। यदि पूछे आपको कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी जो है अपनी सभ्यता को कहते हैं, तो कौन सी सभ्यता है? अपनी गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता जो कांतली नदी के किनारे है, सीकर के अंदर है। इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं, ठीक है। और अभ्रक अपने को कहां से निकलती है सबसे ज्यादा? तो अभ्रक कहां से निकलती है? अपने भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा से निकलती है। लोहा है, और लोहे की भी अपने पास एक ट्रिक है, जो यह है कि नानी ने मोर को मार डाला था। अरे नानी ने किसको मार डाला था? मोर को मार डाला था, ठीक है। तो नानी ने मोर को मार डाला था, ये ट्रिक यहाँ से सबसे क्या निकलता है? लोहा निकलता है। तो आप एक बार इसको ट्रिक को लिखना, और जहां जहां से लोहा आपने सर ने लिखवाया तो इसके अंदर मेंशन करने की कोशिश करना। अभ्रक की बात करूं मैं, तो अभ्रक जो भीलवाड़ा को अभ्रक की नगरी कहते हैं, ठीक है। और अभ्रक की ईंटें भी भीलवाड़ा के अंदर मिलती है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर हो गया क्या अपना? क्या हो जाएगा इसमें? खेतड़ी सिंघाड़ा किस धातु के लिए है? तो भाई किसके लिए है? तांबा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित युद्धों में का सही कालक्रम क्या है? ये सारे युद्धों को आपको पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ के ये आंसर देना है कि इनका कालक्रम क्या है। कालक्रम का मतलब है पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, उसके बारे में आपको बताना है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको यदि खानवा का युद्ध है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 के अंदर हुआ था, बाबर के राणा सांगा के मध्य में हुआ था। बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो बाड़ी का युद्ध तो 1518 के अंदर हुआ था। चलो भाई, बयाना का युद्ध कब हुआ? ये भी 1527 के अंदर हुआ है, ठीक है। यदि बात करें गागरोन का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1519 के अंदर। यदि बात करूं खातोली का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1517 के अंदर। अब आपको क्रम से जमाना है इनको, डिटेल के अंदर बताऊं मैं आपको थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्रम से जमाते जाएंगे, डिटेल में बताते जाएंगे। पहला आएगा 1517। तो 1517 मतलब पहले के अंदर 5 है, जिसके अंदर क्या है? 5 है। एक कर लेता हूं, 1 2, चलो इसको मिटा लेते हैं, ये एक ही हो गया, 1 2 3 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब क्या आएगा? जिसके अंदर पहले के अंदर 5 है तो वो आंसर सही है। तो पहले के अंदर 5 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। खातोली का युद्ध किस किसके मध्य में हुआ था? तो मैं आपको बताऊं, दिल्ली का एक सुल्तान हुआ करता था, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी ने अपने सांगा पर आक्रमण किया था मेवाड़ में। 1517 की बात है, सांगा जीत गया था इस युद्ध को, लोदी हार गया था।
खातौली का युद्ध, खातौली कोटा के अंदर पड़ती है। तो पहला ये हो गया। दूसरा देखो 1518 बाड़ी का युद्ध, इसमें क्या हुआ था, इसमें भी किसने आक्रमण किया था, इब्राहिम लोदी ने आक्रमण किया था। इस युद्ध को भी कौन जीत जाता है, सांगा जीत जाता है। बाड़ी कहाँ पड़ती है, धौलपुर के अंदर पड़ती है, धौलपुर के अंदर। खातौली कहाँ पड़ता है, कोटा के अंदर, ठीक है। गागरोन कहाँ पड़ता है, झालावाड़ के अंदर। बयाना और ये जो खानवा, ये दोनों कहाँ पड़ता है, भरतपुर के अंदर, ठीक है। अब दूसरा हो गया। तीसरा गागरोन का युद्ध, ये जो महमूद खिलजी फर्स्ट था, कहाँ का, अपने मालवा का शासक था महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी फर्स्ट से कौन लड़ता है, सांगा लड़ता है, तो महमूद खिलजी फर्स्ट को हरा देता है सांगा, ठीक है। इसके बाद में 1519 मतलब क्या हो जाएगा, पहले खातौली फिर बाड़ी। तो 2 नंबर किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये भी तीन ऑप्शन, ये वाला तो कट ही गया। अब बताओ आगे इसके बाड़ी के बाद में कौन सा है, गागरोन का कौन सा नंबर है, 4 नंबर। तो 4 नंबर केवल इसमें ही है, ये देखो ये रहा 4 नंबर। 3 पे जो 4 नंबर, यही आंसर है अपना, यही क्या है अपना आंसर है। तो मैं आपको बता देता हूं, अब ये क्रम से जमा ही लेना आप, मैंने जब ये क्रम लिख ही दिए तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो बयाना का युद्ध है, ये सांगा के और किसके मध्य में हुआ था, बाबर की सेना के मध्य में हुआ था। और बाबर के मध्य और सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का। कब की बात है, 17 मार्च 1527 की बात है। इस युद्ध में सांगा हार जाता है, ठीक है। तो ये किसका युद्ध, कालक्रम में सारे सांगा के युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है। तो बताओ भाई मुझे, मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है। तो मैंने सारे ऑप्शन ऐसे लिए जिनको कुछ ना कुछ गांधी कहा जाएगा। जैसे बात करें अपना भोगीलाल पांड्या की, तो भोगीलाल पांड्या को कहेंगे वागड़ का गांधी। अरे किसका गांधी कहेंगे, वागड़ का गांधी कह देंगे, ठीक है। दूसरी बात करूं मैं गोकुल भाई भट्ट को कहेंगे राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी, ठीक है। अपन बात करें माणिक्यलाल वर्मा को कहेंगे मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी। और आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़ का गांधी कौन हो जाएगा, तो मारवाड़ का गांधी कौन हो जाएगा, जयनारायण व्यास, ठीक है। तो ये चीजें आप देखना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जयनारायण व्यास हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में सर्वप्रथम यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि पूरे विश्व के अंदर जो यूनेस्को है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसके अंदर किस किस को सम्मिलित किया गया था। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले 1985 की बात है, 1900 इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले केवला देवी अभ्यारण्य को कब किया गया था, 1985 में किया गया था। जंतर मंतर को कब किया गया था, 2010 के अंदर किया गया। चित्तौड़गढ़ और बाकी जो किले हैं, जैसे जिनको हम किस ट्रिक से याद करते हैं, आम, गाजर और चीकू, ठीक है। ये जो किले हैं 6 के 6 किले, ठीक है, 6 है ना, आमेर, ठीक है, ये कौन सा, गागरोन, रसे, रणथंभौर, ठीक है, चीसे, चित्तौड़गढ़ और इससे कुंभलगढ़, ठीक है। और मैं से क्या हो गया कि 6, 1 2 3 4 5, और मैं से क्या हो जाएगा, मेहरानगढ़, ठीक है। इनको है जो विश्व धरोहर की सूची के अंदर सम्मिलित किया गया। तो मेहरानगढ़ नहीं है इसके अंदर, और जैसे क्या हो जाएगा, जैसलमेर, मेहरानगढ़ नहीं है भाई इसके अंदर, है ना, ये 1985, इसमें क्या हो जाएगा, जैसलमेर, ऐसे याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। देखो मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि नोट डाल के, या नोट डाल लेना, नोट, मेहरानगढ़ दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है, ठीक है। तो आम, गाजर, चीकू, आज से क्या हो जाएगा, आमेर, आम से क्या हो जाएगा, आमेर, जैसे गागरोन, जैसे जैसलमेर, रसे रणथंभौर, चीसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। इनको कब सम्मिलित किया गया था, तो इनको सम्मिलित किया गया था 21 जून 2013 को। अरे कब किया गया था भाई, 21 जून 2013 को। यदि अपन बात करें जयपुर के परकोटे को भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया था, तो बिल्कुल सम्मिलित किया। कब सम्मिलित किया गया था, 2019 के अंदर इसको किसमें सम्मिलित कर लिया है, विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित कर लिया है, ठीक है। आगे देखो
बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच की भूमि को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो देखो मैं आपको बताऊं, ये अपना दक्षिणी राजस्थान है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, डूंगरपुर, और ये क्या हो गया अपना ऊपर दे लो थोड़ा सा, डूंगरपुर, ये क्या हो गया अपना पास प्रतापगढ़, और ये नीचे क्या हो गया बांसवाड़ा। तो ये कह रहा है कि बांसवाड़ा, एक दो बांसवाड़ा और एक प्रतापगढ़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे एक और सी नदी निकलती है, तो माही नदी निकलती है, और माही नदी के पास में यहाँ पे उपजाऊ मैदान है, और उपजाऊ मैदान को अपन हम किस नाम से जाने जाते हैं? छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? छप्पन का मैदान। यदि आपसे कोई पूछे कि छप्पन की जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि छप्पन की पहाड़ियां कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। या अपने जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, यहाँ पे पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ठीक है, याद रह जाएगी बात। यदि बात करें आपसे कि बोराट क्या है, तो बोराट क्या है? ये एक पठार है, और बोमट क्या है? ये भी एक पठार है। उदयपुर जो है, उदयपुर के चारों ओर, उदयपुर के चारों ओर बाड़मेर है ना, उदयपुर के चारों ओर जो कटी पटी पहाड़ियां हैं उनको अपन क्या कहेंगे? चारों ओर कटी पटी पहाड़ियां हैं उनको अपन क्या कह देंगे? बोमट। यदि और उदयपुर और अपना जो राजसमंद की जगह एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बीच में जो है इनको अपन क्या कह देंगे? बोराट। क्या कह देंगे भाई? बोराट, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 25 के 25 ही, ठीक है। आप जितने जोश और जुनून के साथ हम ये वीडियो आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं, इतने ही जोश और जुनून के साथ आपको देखना है। यदि छोटी मोटी कोई मिस्टेक रह जाती है, यदि आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी हमारे को देनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में छापिए और इस वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।